हैं अब। वंडरफुल। थैंक यू ब्रदर, ओवर टू यू। शुरू कर सकते हैं हम। ओके। कल ऐसा कोई है जो कल नहीं थे और आज आए हैं? ओके, मुस्कान बहन आप शायद वो ही हैं जो हम हर बार मिलते ही हैं, पहले भी है ना? यस। हाँ, यस। तो हम जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है। रिद्धि बहन, ठीक है। ओके। ये हमने कल बनाया था। शुरू से लेके लास्ट तक आपके सामने ही बना है। आपके पीछे मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। वैसा जी। का वैसा ही छोड़ा था। राइट। राइट। अब थोड़ी सी हमें प्रैक्टिकल चीजों पे उतरने से पहले एक थ्योरी हमें जाननी है कि फोटोशॉप क्यों यूज होता है डिजाइनिंग के लिए। क्यों कोरल नहीं यूज करते इस तरह के डिजाइनिंग के लिए? क्यों इलस्ट्रेटर नहीं यूज करते? और बहुत सारे लोग आजकल कैनवा यूज कर रहे हैं, तो क्यों कैनवा यूज कर पा रहे हैं? मतलब कैनवा इजी क्यों लगता है? फोटोशॉप मुश्किल क्यों लगता है? और हमें फोटोशॉप सीखना है तो क्यों सीखना है? कैनवा में भी तो ये सब हो सकता है ना। तो ये थोड़ी सी थ्योरी हमें अगर पता होगी तो आपको फोटोशॉप सीखने का मन होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि फोटोशॉप की पावर क्या है। हम्म? तो अब मेरे को सबसे पहले ये बताओ, और आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट ही रख सकते हो हमेशा। और आपको अब बताना है कि फोटोशॉप और कोरल में क्या फर्क है। आपने नाम सुने ही होंगे दोनों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ? किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। जिन्होंने यूज किया हुआ है वो अपना इनपुट दे सकते हैं, जो जानते हैं दोनों। नहीं, भले टूल। यूज ना भी किया हो, थोड़ा सा अगर अंदाजा हो। देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ बेसिक। क्या होता है जब भी आप कोई प्रिंटिंग के लिए चीज बनाते हैं ना, बैनर बनाते हैं, आपने कभी सेंटर पे बनाया हो, तो जब आप प्रिंट कराने के लिए ले जाते हैं तो प्रिंटिंग वाले भैया बोलते हैं इसकी सीडीआर फाइल दे दो। प्रिंटिंग के लिए आप उनको जेपीजी तो नहीं देते प्रिंटिंग के लिए। आप उनको पीएनजी फाइल तो नहीं देते प्रिंटिंग के लिए। वो हमेशा बोलते हैं या तो पीडीएफ दो या सीडीआर फाइल दे दो। तो क्या मतलब होता है सीडीआर फाइल का? क्यों जेपीजी से प्रिंट नहीं हो सकता है? क्यों पीएनजी से प्रिंट नहीं हो सकता है? अभी आप अगर बात नहीं करेंगे तो मैं सीधा फोटोशॉप पे कूद पड़ूंगा। हम्म। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भी बोलें कुछ। भाई साहब मेरे को इतना सा पता है फोटोशॉप में हम जैसे छोटे साइज की छोटे रेजोल्यूशन की कोई चीज ड्रॉ करते हैं वो फोटोशॉप में करते हैं। और ये बैनर वगैरह इसमें पिक्सल साइज बहुत ज्यादा बड़ा रेजोल्यूशन साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो ये कोरल हाँ। ड्रॉ में ड्रॉ करते हैं। अच्छा। इतना नॉलेज है मेरे को थोड़ा। बहुत बड़ा रेजोल्यूशन का अगर कुछ करना भी है ना तो वो फोटोशॉप में भी हो सकता है, कितना भी बड़े का रेजोल्यूशन करना हो। चलो ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को कुछ नहीं आता है अभी ना, फोटोशॉप पता है ना कोरल ड्रॉ पता है, तो मैं बताता हूँ। फोटोशॉप इज अ पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप इज अ पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। पिक्सल बेस्ड का मतलब होता है कि जो भी डिजाइन हम बना रहे हैं, जो भी फोटो हम बना रहे हैं, वो सब पिक्सल्स पे बनेगी। पिक्सल्स पता है क्या होता है? व्हाट आर पिक्सल्स? ब्रदर, वो माइक्रो इमेजेस होती है ना, जो कलेक्टिवली मिलकर एक बिगर इमेज बनाती है। बहुत सारी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। आपके घर में जो टीवी है, आपके घर में जो फोन आप यूज करते हैं, जो भी आप स्क्रीन पे, आप कोई भी फोटो जब आप स्क्रीन पे देखते हैं
तो स्क्रीन ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल्स। आपके घर में अगर टीवी लगा है और अगर उसके ऊपर लिखा है फुल एचडी टीवी, तो फुल एचडी टीवी का मतलब क्या है? फुल एचडी टीवी का मतलब है कि उस टीवी में 1920 × 1080 पिक्सल्स है। 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 पिक्सल्स है। मतलब उसकी जो वर्टिकल लेंथ है, वर्टिकल लेंथ उस टीवी की, उस वर्टिकल एक लेंथ में 1080 पिक्सल्स है और हॉरिजॉन्टल एक रो में 1920 पिक्सल्स है। और पूरी टीवी में कितने पिक्सल्स है? तो 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 अगर आप करेंगे तो आपको वो आंसर आ जाएगा कि पूरी टीवी में, पूरे ओवरऑल स्क्रीन पे कितने पिक्सल्स हैं। तो कितने होंगे? तो अराउंड 20,73,000 पिक्सल्स हैं आपके घर पे जो टीवी लगा है उसमें। मतलब कोई भी एक इमेज आप देख रहे हैं उस टीवी पर, तो वो इमेज 20,70,000 पिक्सल से मिलके वो इमेज बनी है। ओके। और अगर आपके घर पे ऐसा टीवी लगा जिसके ऊपर लिखा है 4K, 4K टीवी है, तो 4K टीवी में कितने पिक्सल्स होते हैं? 3840 × 2160 पिक्सल्स होते हैं। तो आप करो 3840 मल्टीप्लाई बाय 2160, तो 82,94,000 समथिंग पिक्सल्स हैं उस 4K टीवी में। ऐसे ही हमारा फोन भी, जो स्क्रीन होती है, आप जब भी नया फोन खरीदेंगे तो उस पर लिखा होता है उसके बॉक्स पे, उसके एडवर्टीजमेंट में, कि ये अल्ट्रा एचडी स्क्रीन है या ये फुल एचडी स्क्रीन है। फुल एचडी मतलब 1920 × 80 पिक्सल्स, अल्ट्रा एचडी मतलब 4K, 4K मतलब 3840 × 2160 पिक्सल्स। समझ आ रहा है या सब उड़ गया सिर के ऊपर से? आ रहा है भाई जी, सभी थम्स अप देंगे। नहीं कौन-सा आ जी, रहा। अच्छा। बहुत क्लियर है। थैंक यू इतना क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये सब टेक्निकल वर्ड्स कुछ पता नहीं चलते हैं और हम्म। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रहता है, तो कभी-कभी लगता है अरे ये तो मुझे पता नहीं है, बच्चों को पता है। बच्चे बोलेंगे मम्मी बस ऐसे ही होता है, वो भी क्लियर नहीं करेंगे। छोड़ दो मम्मी इतना ही समझ आएगा, तो मैं बोलती रहती हूँ कि नहीं मुझे समझाओ। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा समझ आया भैया जी, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। चलो, तो हमको ये समझ आ गया कि जब भी हमें कोई डिजाइन स्क्रीन के लिए बनाना है, कंप्यूटर के लिए बनाना है, टीवी के लिए बनाना है, फोन पे देखने के लिए बनाना है, तो पिक्सल्स पे वो डिजाइन बनता है। ओके, ये बात समझ आई। अच्छा, अब अगर हमने कोई डिजाइन बनाया एचडी रिजोल्यूशन के हिसाब से, मतलब हमने कोई कोई भी डिजाइन बनाया, फोटोशॉप में बनाया, और उसका हमने कैनवास लिया था 1920 × 1080 पिक्सल्स, तो एक उसका एचडी टीवी के हिसाब से वो बन गया वो डिजाइन। ओके। चाहे वो फोन के हिसाब से बनाया तो वर्टिकल बन गया। अब जब हम उसको प्रिंट कराने ले गए, तो प्रिंट वाले भैया ने बोला कि आपको ये किस साइज में प्रिंट कराना है। तो हमने बोला कि जिस साइज में ये बना है उसी साइज में प्रिंट कराना है। तो उसने तो वो प्रिंट कर दिया, वो प्रिंट भी ठीक हो गया, सब सही हो गया। अब हम घर आए और हम सेंटर पे ले गए वो प्रिंट करा के पैम्पलेट्स। तो दीदी ने कहा कि आपने पैम्पलेट बहुत अच्छा बनाया है, अब इसी डिजाइन को हमें बड़ा भी प्रिंट कराना है ताकि हम सेंटर के बाहर बालकनी पे उसको लगाएंगे। दीदी ने कहा अभी तो ये पैम्पलेट है, अब इसी वाले डिजाइन को, सेम डिजाइन को आप बड़ा प्रिंट कराओ ताकि हम सेंटर के बाहर बालकनी के बाहर उसको लगा सके, ताकि आते जाते हुए लोग भी देखें। अब आप गए उस प्रिंटिंग वाले के पास दोबारा और आपने कहा भैया इसी डिजाइन को बड़ा प्रिंट कर दो, 3 x 4 फीट का। अब वो भैया आपसे बोलेंगे कि अब आप इसकी सीडीआर फाइल दे दो। क्यों? डिजाइन तो बना हुआ है ना, डिजाइन तो बना ही हुआ है। हमने पहले छोटा प्रिंट कराया था, अब आप बड़ा प्रिंट कर दो। तो बोलेगा नहीं, अब ये फट जाएगा, अगर हम इसको बड़ा प्रिंट करेंगे तो ये डिजाइन फट जाएगा। क्या मतलब है फट जाएगा का? भैया हम देखते हैं ना, यूजुअली पिक्सेलेटेड बोलते हैं उसको इमेज, क्योंकि बहुत ज्यादा फटना मतलब पिक्सेलेटेड इमेज बोलते हैं उसको, कि फट जाएगा का, हाँ, डिस्टॉर्टेड फट जाए, डिस्टॉर्टेड वेरी गुड। लगेगी बीच बीच में। फट जाएगा का मतलब है कि जो ओरिजिनल डिजाइन बना हुआ है वो कम पिक्सल्स पे बना हुआ है।
अब जब आप उसको बड़ा करेंगे उस फोटो को, तो बड़े फोटो को ज्यादा पिक्सल्स चाहिए, लेकिन ज्यादा पिक्सल्स है नहीं उस फोटो में, वो फोटो बनाई कम पिक्सल्स पे है। तो जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे, तो छोटे छोटे पिक्सल्स बड़े हो जाएंगे और बड़े होके फट जाएंगे। छोटे पिक्सल्स को आप खींचेंगे तो इमेज बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इमेज बड़ी होने के लिए पिक्सल्स भी ज्यादा चाहिए, लेकिन वो पिक्सल्स कम ही हैं उस फोटो में। जब आप उसको खींचेंगे बड़ा करेंगे, तो छोटे पिक्सल्स बड़े होके फट जाएंगे। पिक्सल्स फट जाएंगे को हम आसान भाषा में बोलते हैं फोटो फट गई। फोटो कभी नहीं फटती है, वो पिक्सल्स फट गए उसके, इसलिए वो पूरा पिक्सलेटेड, उसको बोलते हैं पिक्सलेटेड। ठीक है। अच्छा, तो फोटोशॉप इज अ पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब है कि फोटोशॉप पे जो भी डिजाइन बनता है वो बहुत सारे पिक्सल्स पे बनता है। ठीक है। ओके। तो फिर कोरल ड्रॉ में क्या फर्क है? अब फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ में क्या फर्क है? तो आप लिख लो, कोरल ड्रॉ इज अ वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। कोरल ड्रॉ इज अ वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। वेक्टर बेस्ड का मतलब है कि कोरल ड्रॉ में जो भी डिजाइन बनता है वो पिक्सल्स पे नहीं बनता है, वो वेक्टर इक्वेशंस पे बनता है, वो मैथमेटिकल इक्वेशंस पे वो डिजाइन बनता है। और इसका मतलब है कि कोरल ड्रॉ में आप डिजाइन बनाओ और उसकी सीडीआर फाइल, कोरल ड्रॉ की फाइल आप प्रिंट वाले को दे दो, तो अब आप कितना भी बड़ा प्रिंट कराओ, अब वही सेम डिजाइन चाहे आप छोटा प्रिंट कराओ, चाहे आप उसका पैम्पलेट प्रिंट करो, चाहे घर पे बाहर लगाने के लिए बैनर प्रिंट करो, चाहे हाईवे के ऊपर लगाने के लिए जंबो बैनर्स प्रिंट करो, चाहे पूरा एक बड़ी 10 माले की बिल्डिंग जितना एक बैनर प्रिंट करो, वो डिजाइन कभी फटेगा नहीं, क्योंकि उसमें पिक्सल्स नहीं है, वो पिक्सल्स पे बना ही नहीं है। इसलिए प्रिंटिंग वाले खासकर डिजाइन्स जिनको मल्टीपल साइजेस में प्रिंट करना होता है, वो फोटोशॉप में नहीं बनते हैं, वो कोरल ड्रॉ में बनते हैं। ओके। तो फिर हम फोटोशॉप क्यों यूज करते हैं? फिर तो कोरल ड्रॉ बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ना। भाई कोई लिमिटेशन है क्या? सॉरी। फोटोशॉप का कोई लिमिटेशन है क्या इतना साइज में? नहीं, फोटोशॉप की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। फोटोशॉप की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। फोटोशॉप में भी अगर आपको हाईवे पर लगाने के लिए जंबो साइज का बैनर प्रिंट कराना है तो वो फोटोशॉप में भी बन सकता है, लेकिन स्टार्टिंग का कैनवस ही आपको उतना बड़ा लेना पड़ेगा स्टार्टिंग से। अच्छा। ओके। हाँ। कोरल ड्रॉ में ऐसा नहीं है। कोरल ड्रॉ में आप भले कैनवस छोटा लो, फिर उसको बाद में आप कितना भी बड़ा प्रिंट कराओ, मल्टीपल साइज में प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता। फोटोशॉप में आपको जो साइज का प्रिंट कराना है, आपको शुरुआत से वही साइज का कैनवस लेना पड़ेगा। और इसमें ड्रॉबैक ये होता है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही जंबो साइज का कैनवस ले लेते हैं तो वो बहुत हैवी फाइल है, फिर वो आपके लैपटॉप में नहीं चलेगा, अटक जाएगा, हैंग हो जाएगा। ओके। हम्म। अच्छा, तो फिर तो कोरल ड्रॉ अच्छा सॉफ्टवेयर है बहुत, तो फिर लोग फोटोशॉप क्यों यूज करते हैं? कोरल ड्रॉ से ही करना चाहिए ना, जब उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है साइज की, वो कोई उसमें फटते नहीं है इमेजेस, कैसा भी प्रिंट कराओ। ज्यादा यूजर फ्रेंडली है भैया नहीं, कोरल फोटोशॉप। ड्रॉ भी यूजर फ्रेंडली है। रेजोल्यूशन और डिजाइनिंग अच्छी आती है ज्यादा। हाँ। फोटोशॉप पे हमको ये एक फ्रीडम मिलती है कि हम एक एक पिक्सल को एडिट और मैनिपुलेट कर सकते हैं।
कोरल ड्रॉ में इतनी ब्लेंडिंग और मिक्स एंड मैच पे हम खेल नहीं सकते। इसलिए कोरल ड्रॉ में जो डिजाइन बनते हैं उसको ज्यादातर इलस्ट्रेशंस बनते हैं। इलस्ट्रेटर भी एक सॉफ्टवेयर है, वो कोरल ड्रॉ का भाई है, वो ब्रांड अलग है बस। तो उसको हम बोलते हैं इलस्ट्रेशंस। और ग्राफिक डिजाइनिंग फोटोशॉप में होती है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हमें बहुत सारे कलर्स के साथ खेलना होता है। बहुत सारे कलर्स को आपस में मिक्स करना होता है, ब्लेंड करना होता है। तो वो चीज पिक्सल्स से ही हो पाती है, उसके लिए पिक्सल्स चाहिए। और दूसरी बात, जब भी हम टीवी के लिए कुछ बनाते हैं या फोन पे देखने के लिए कुछ बनाते हैं, कोई भी स्क्रीन पे देखने के लिए कुछ बनाते हैं, तो उसमें तो पिक्सल्स ही है ना, उसको तो हमें प्रिंट कराना ही नहीं कभी भी। अब ये जो आपने थंबनेल बनाया, वो तो कभी आप प्रिंट कराओगे ही नहीं ना, उसको तो आप यूट्यूब पे लगा दोगे। आपको कोई पोस्ट बनाना है, वो इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, वो कभी प्रिंट नहीं होगा, वो बस स्क्रीन के लिए है। तो स्क्रीन के लिए हमें बहुत वाइब्रेंट ब्लेंडिंग चाहिए होती है, आपस में बहुत सारी लेयर्स की, कलर्स की। तो उसके लिए हम फोटोशॉप यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें फ्रीडम ज़्यादा है। फ्रीडम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम एक एक पिक्सल के साथ खेल सकते हैं। ओके, चलो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कि हमने क्या बोला अभी तक। देखिए, ये हमने कल बनाया था। अगर मैं इसको जूम करूं, कैनवस को मैं अंदर जाता जाऊं, तो आपको पिक्सल्स दिखना लगेंगे। दिख रहे हैं, ये स्क्वायर बॉक्सेस दिख रहे हैं। यस। हाँ जी, दिख रही। वेरी गुड। ये पिक्सल है, ये एक स्क्वायर बॉक्स एक पिक्सल है। और फोटोशॉप में हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम इस एक एक पिक्सल को भी एडिट कर सकते हैं, एक एक पिक्सल। अब ये जो पूरी इमेज कल बनी, इसमें कितने पिक्सल है आप देखो टोटल। देखो, हाइट की एक कॉलम में है 2480 पिक्सल्स, और विड्थ की एक रो में 1784 पिक्सल्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर खोलो। 1748 मल्टीप्लाई बाई 2480, 43,35,040 पिक्सल्स हैं इस इमेज को बनाने के लिए। जूम आउट करेंगे आप, तो वो इतने सारे पिक्सल से मिलके ये इमेज बनी है। जूम इन करेंगे तो आपको एक एक पिक्सल दिखने लगेगा, और इस एक एक पिक्सल को हम एडिट कर सकते हैं। देखो, एक पिक्सल को भी मैं कलर, एक एक पिक्सल का मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। देखो, ये एक पिक्सल है, वन पिक्सल अमंग्स दोस थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल। जूम आउट करेंगे तो दिखाई भी नहीं देगा। देखो, जूम आउट कर दिया पूरा, तो हमने वो एक एक पिक्सल को व्हाइट कलर का कर दिया, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन जूम इन करके देखो तो एक पिक्सल को भी हमने एडिट किया हुआ है। समझ आया? हम्म। अब फट जाता है ना फोटो, फटता क्यों है? अगर मैं इसका जेपीजी सेव करूं, इसको जेपीजी सेव किया, और उस इमेज को खोल लेते हैं डेस्कटॉप पे। हाँ, ये रहा। हम्म। तो जब ये फोटो सेव हुई, तो वो उतने ही पिक्सल्स को लेके सेव हुई है जितने पिक्सल्स पे डिजाइन बना है। अब अगर मैं एक नई फाइल लूं फोटोशॉप में, और इस नई फाइल में मैं एक बड़ा कैनवस ओपन किया, और हमने जो फोटो सेव किया, उस फोटो को मैं इस कैनवस पे लाता हूँ।
देखो, अब बड़ा कैनवस लिया है जिसमें ज्यादा पिक्सल्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फोटो हमारा वही है। अब जब इस फोटो को बड़ा करेंगे, तो अब ये फोटो फट चुका है, उसकी क्लैरिटी कम हो चुकी है। अगर आप इस फोटो को और बड़ा करेंगे, तो ये उतना ज्यादा, जितना ज्यादा बड़ा फोटो होगा उतना ज्यादा ये फटता जाएगा। क्यों फटता जाएगा? क्योंकि अब उसमें पिक्सल तो उतने ही है जितने पे ये बना है, तो ये पिक्सल बड़े हो रहे हैं। ये ब्लर्ड नजर आएगा भैया फिर। हाँ, ब्लर हो गया ना, ब्लर हो गया, इसकी शार्पनेस खत्म हो गई। ठीक है, तो ये आपको समझ आई थ्योरी, वाई फोटोशॉप, वाई कोरल। चलो, ठीक है, यस। आ गई होगी। वापस आते हैं। तो फोटोशॉप इज अ पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब फोटोशॉप में लेयरिंग का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेयरिंग, लेयरिंग क्या होता है? आप कैनवा यूज करते हैं तो उसमें भी होती है लेयर्स। लेयर्स मतलब किस चीज को पीछे रखना है, किस चीज को आगे रखना है। जैसे आप अगर ड्राइंग करते हैं, कैनवस पे जो लोग पेंटिंग ड्राइंग करते हैं, तो वो उनके पीछे कैनवस बोर्ड होता है, उसके ऊपर वो शीट रखते हैं, और वो शीट के ऊपर वो ड्रॉ करते हैं। तो लेयर मतलब क्या है? शीट्स। लेयर्स मतलब मल्टीपल शीट्स। चलो, अब एक नया कैनवस लेता हूं मैं। एक ही ब्लैंक कैनवस है। ये है लेयर पैनल। ये आप देख रहे हैं, ये राइट साइड में होता है अधिकतर, लेकिन मैंने अनडॉक किया हुआ है ताकि मैं अपने हिसाब से कहीं भी मूव कर सकूं। आपको आपके स्क्रीन पे यहाँ दिखेगा सॉफ्टवेयर में लेयर्स। हमने ब्लैंक कैनवस लिया। अभी इस पे एक लेयर ऑलरेडी है जिसका नाम है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब खाली कैनवस। अब मुझे इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए मुझे एक शीट चाहिए इसके ऊपर, जिसके ऊपर मैं ड्रॉ करूं। तो शीट, नई शीट के लिए ये नीचे आएंगे, लेयर्स पैनल के सबसे नीचे एक प्लस का बटन है। इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लेयर मिल जाएगी, लेयर वन। लेयर वन मतलब शीट वन, एक पेपर आ गया। लेकिन आप कहेंगे कि इधर तो कुछ चेंज हुआ नहीं, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। चलो, इस लेयर वन के ऊपर मैं ब्रश लेता हूँ। ये साइड में ये टूल बार है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं अलग अलग। इसमें से ये है ब्रश। ब्रश का शॉर्टकट है बी। कीबोर्ड पे आप बी प्रेस करेंगे तो ब्रश एक्टिवेट हो जाता है। ये ब्रश आ गया। ब्रश का कलर क्या रखना है? तो ये कलर बॉक्स है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे तो एक कलर पिकर खुल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं ब्रश से एक सिंपल पैच ड्रॉ करता हूँ। ये येलो कलर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, येलो कलर ड्रॉ तो हो गया, बट ये कौन सी शीट पे ड्रॉ हुआ? कौन सी शीट पे ड्रॉ हुआ? हाँ, बोलते जाओ, कोई ना कोई, मेरा बहन आप ही बोल दो। जो अपर लेयर है, हाँ, अब शीट अपर वन। वाली शीट है। लेयर वन, लेयर शीट शीट वन। वन पे ड्रॉ हुआ। ओके। अच्छा, अब आप कहेंगे कि शीट वन पे अगर ड्रॉ हुआ है तो ये वाइट कलर जो दिख रहा है हमें पीछे, ये कौन सी शीट पे है? बैकग्राउंड। इसका मतलब कि शीट वन पे ये वाइट कलर नहीं है तो क्या है फिर? अगर वाइट कलर शीट वन पे नहीं है तो बाकी जगह पे क्या है शीट वन पे? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट है। सबको ये बात समझ आ रही है? व्हाट डज ट्रांसपेरेंसी मीन्स? दिखता है। कि हाँ, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब जब भी हम एक नई लेयर लेते हैं,
जब भी हम एक नई लेयर लेते हैं तो नई लेयर बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट होती है, उसका कोई भी अपना कलर नहीं होता है। और जहां पे वो लेयर ट्रांसपेरेंट है तो उस ट्रांसपेरेंसी की जगह क्या दिखेगा? वो दिखेगा जो उसके नीचे वाली शीट पे है। ठीक है, ये बात सबको समझ आनी चाहिए। अगर किसी को समझ नहीं आई तो अभी पूछ लेना। जी ब्रदर। पूछ सकते हैं जिसको पूछना है। सबको क्लियर है ब्रदर, हम प्रोसीड कर ओके सकते हैं। ओके ओके। ब्रश का साइज अगर छोटा करना है तो ऊपर आएंगे, ब्रश की प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन, दो स्लाइडर हैं, साइज का स्लाइडर और हार्डनेस का स्लाइडर। यहाँ से साइज छोटा कर सकते हैं, तो आपका ब्रश का साइज छोटा हो गया। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस अभी फुल है। हार्डनेस मतलब ये हमारा जो ब्रश है उसकी एज कितनी हार्ड या सॉफ्ट रहेगी। अगर मैं हार्डनेस को कम कर दूं, जीरो कर दिया, तो अब ऐसी लाइन ड्रॉ होगी। देख रहे हैं आप, सॉफ्ट हो गई। ओके। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है ब्रश के साइज को बड़ा छोटा करने का। आपके कीबोर्ड पे आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट एंटर के ऊपर। क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से ब्रश का साइज बड़ा होता है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से ब्रश का साइज छोटा होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने वो लेयर डिलीट कर दी, एक नई लेयर ली। इस नई लेयर पे मैंने फिर से ब्रश लिया येलो कलर का, हार्डनेस में फुल कर देता हूँ, और मैंने एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, येलो। अभी जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये नीचे बैकग्राउंड वाली लेयर का है। अगर मैं बैकग्राउंड ऑफ कर दूं, हर लेयर की अपनी एक विजिबिलिटी होती है। ये आंख बनी हुई है, आई बनी हुई है, इसको आप आंख को बंद कर देंगे तो वो लेयर दिखना बंद हो जाएगी। ऑफ कर दे तो आप देखेंगे ये चेकर बॉक्स दिख रहा है। चेकर बॉक्स, चेकर बॉक्स मतलब यहाँ पे कोई कलर नहीं है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे कोई पिक्सल्स में इंफॉर्मेशन नहीं है। चेकर बॉक्स मतलब ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। ओके। तो लेयर वन पे हमने येलो कलर ड्रॉ किया। एक नई लेयर लेते हैं, लेयर टू। लेयर टू पे हमने ऐसे ब्लू कलर ड्रॉ किया। एक नई लेयर लेते हैं, लेयर थ्री। लेयर थ्री पे हमने रेड कलर ड्रॉ किया। लेयर फोर ले लो। लेयर फोर पे हम ग्रीन कलर ड्रॉ करते हैं, और ये थोड़ा सा जगह बची उसको ट्रांसपेरेंट रहने देते हैं। नाउ अब हमको इमेज जो दिख रही है, हमको एक एक कंप्लीट इमेज दिख रही है, और ये इमेज हमको बता रही है कि इस इमेज में कुछ वर्टिकल कलरफुल बार्स बने हुए हैं। मैं बैकग्राउंड ऑन कर देता हूँ। हाँ। अब इस इमेज को देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये इमेज कितनी लेयर्स से मिलके बनी है, क्योंकि दिखने में फाइनल प्रोडक्ट दिखता है। कोई देख के बता नहीं पा सकता है कि कितनी लेयर्स से बनी है। बट तो फिर हम लेयर्स क्यों यूज करना चाहिए हमें फिर? जब हमें बनानी कोई इमेज है, हमें पता है हमें क्या बनाना है, तो ये सेम चीज तो एक ही लेयर पे भी बन सकती थी ना। क्यों हमने चार लेयर ली? ये एक ही लेयर पे भी हो सकता था सारा काम। एक ही लेयर पे भी हम ड्रॉ कर सकते थे सेम चीज। देखो मैं एडिटिंग, कर देता हूँ। हाँ बताओ कोई। एडिटिंग यूजिंग यूज होता है, इजी फॉर एडिटिंग। ओके। देखो सेम चीज ना, मैंने एक सिंगल लेयर पे ड्रॉ कर दी। देखो सारी लेयर ऑफ कर दो नीचे वाली। अब ये लेयर फाइव में है ये सेम चीज, एक ही लेयर में सब कुछ है। क्यों हम एक ही लेयर पे नहीं करना चाहिए, या क्यों एक ही लेयर पे करना चाहिए? ये ऑप्शन ही क्यों है लेयर्स का, जब हमें पता ही है हमें क्या करना है? तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं, उस डिजाइन में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। उसमें टेक्स्ट भी होता है, उसमें फोटो भी होती है, उसमें आप कुछ ग्राफिक भी डालेंगे।
कुछ डिजाइनर एलिमेंट्स भी होंगे, लाइंस भी होंगी। अगर वो सब हम एक ही लेयर पे कर दें, और अगर गलती से हमें बैक जाना पड़े, पीछे जाना पड़े, As per hierarchy, we can use it. हाँ, अगर हमें पीछे जाना पड़े तो No हमारी वो problem. पूरी शीट खराब हो जाएगी, पूरी ड्राइंग खराब हो जाएगी। इसलिए हम हर एक एलिमेंट, हम हर एक टेक्स्ट लेयर, हर एक कलर, हर एक पैच, हर एक लाइन अलग अलग लेयर पे ड्रॉ करते हैं, ताकि एक लेयर अगर हमको खराब हो गई या हमें अंडू करना पड़ा या हमें पीछे जाना पड़ा, हमें कुछ चेंज करना पड़ा, तो हमारी सारी शीट्स तो बाकी सेव रहेंगी ना जैसे हैं। सिर्फ एक शीट हमारी खराब होगी। समझ आ रहा है आपको? तो लेयरिंग सिस्टम इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो कंजर्व रहे, कंजर्व रहे। इसलिए हमें लेयर्स पे काम करना चाहिए। तो हम हर एक चीज, हर एक चेंज जो करते हैं, हर एक एलिमेंट हम चाहे ऐड कर रहे हैं या हटा रहे हैं, हम वो लेयर्स में करते हैं। तो जितनी ज्यादा लेयर्स में हम काम करेंगे उतनी ज्यादा में फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपस में लेयर्स के साथ ब्लेंडिंग में खेलने की। अब देखो, लेयर 4 पे ग्रीन कलर है। ओके। अब मेरे क्लाइंट ने बोला कि यार ये ग्रीन कलर ना थोड़ा सा राइट में खिसकाओ। सिर्फ ग्रीन कलर को राइट में खिसकाओ। अगर ये सब कुछ एक ही लेयर में होता, जैसे अभी है एक लेयर में, और अगर मैं ग्रीन को खिसकाऊं तो मेरी पूरी ड्राइंग खिसक गई राइट में। सब कुछ राइट में खिसक रहा है। लेकिन क्लाइंट ने कहा नहीं, सब कुछ नहीं खिसकाओ, सिर्फ ग्रीन कलर खिसकाओ। तो मैं कहूंगा ठीक है, मैंने तो लेयर्स में बनाया है, तो मैं सिर्फ ग्रीन कलर वाली लेयर को खिसकाऊंगा। मेरी सारी ड्राइंग वैसी की वैसी इंटैक्ट है। मेरे क्लाइंट ने बोला कि यार ग्रीन कलर को थोड़ा छोटा करो, बॉक्स छोटा करो। मैं कहूँगा ओके, कर दिया, क्योंकि मेरे पास ये अलग लेयर में है। अगर ये सब कुछ एक ही लेयर में होता ऐसे, तो अब मैं ग्रीन कलर को छोटा करूँ सब छोटा हो जाएगा। लेकिन अलग लेयर में होने से मैं एक एक कलर के साथ, एक एक लेयर के साथ खेल सकता हूँ। क्लाइंट ने कहा रेड को थोड़ा रोटेट करो, ब्लू को थोड़ा दूसरी साइड रोटेट करो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। तो अलग अलग लेयर में है ना। मैं कहूँगा नो प्रॉब्लम सर, लो, और बताओ क्या करना है, क्योंकि सब कुछ अलग अलग लेयर में है। इसलिए हमें हर एक चेंज लेयर्स में करना है। चलो, ये तो हो गया लेयरिंग। अब हम कोई एक इमेज ले आते हैं। ओके, मैं यही वाली इमेज ले लेता हूँ जो हमने कल यूज करी थी। इमेज कैसे आई, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया फाइल एक्सप्लोरर में जाके, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। नाउ आई वांट कि इस इमेज का बैकग्राउंड मुझे हटाना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। मुझे पीछे कर्टेन, पीछे की वॉल, पीछे स्क्रीन लगी है, ये सब नहीं चाहिए। क्या करें? एक ऑप्शन है कि हम सिलेक्ट करें। हमें फोटोशॉप को बताना होगा सिलेक्ट करके कि बैकग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड क्या है। आप मान लो फोटोशॉप को नहीं पता है व्हाट इज बैकग्राउंड व्हाट इज फोरग्राउंड, तो हमें बताना होगा। तो कैसे बताएं? ये लासो टूल है, लेफ्ट साइड में लासो टूल, लासो टूल सेलेक्ट करेंगे और पूरा सिलेक्शन करेंगे कि हमें ये चीज़ हटानी है, तो सिलेक्शन करो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम ये एक्यूरेटली तो सिलेक्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एजेस बहुत वैरायटी होती है, वेरिएशंस होते हैं।
तो आप कब तक ये सिलेक्ट करते बैठेंगे? इसमें बहुत टाइम लगेगा, एक्यूरेसी भी नहीं आएगी। चलो मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं डिलीट दबाता हूँ कीबोर्ड पे, तो बैकग्राउंड तो हट गया। जितना सेलेक्ट किया उतना बैकग्राउंड हट गया, बट ये करना तो बहुत टाइम टेकिंग है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है, और ये दूसरा ऑप्शन अभी रिसेंटली आया है, पिछले 3-4 साल में। जब मैंने सीखा था 10 साल पहले, तो हम मैनुअली ही करते थे। हम पेन टूल यूज करते थे। एक पेन टूल होता है, तो पेन टूल से ऐसे धीरे धीरे पूरा सिलेक्शन करते थे। और हर कोई ऐसे ही करता था 10 साल पहले। एडजस्ट को सिलेक्ट करके, इसको रोटो बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में इसको रोटोस्कोपी बोलते हैं। जब भैया पासपोर्ट साइज फोटो बनवाने जाते थे तो वो बहुत देर हाँ। लगा के यही चीज करते हैं। हाँ, वो बहुत देर लगाते थे, क्योंकि वो बैकग्राउंड हटाना होता था। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी एआई आ गया है। तो एआई ने बोला कि यार तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो, मैं बताता हूँ। तो एआई ने बोला देखो, ये ऊपर आओ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करो, और आपके ऑब्जेक्ट पे जैसे ही आप माउस का कर्सर लेके आओगे, हाँ, ये बोल रहा है कि देखो ये है ना आपका सब्जेक्ट, ये अपने आप फेस सिलेक्ट कर रहा है, अपने आप बालों को सिलेक्ट कर रहा है। मैं इसको बोलता हूँ कि देख, ये बॉक्स बनाया, और इस बॉक्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसको अपने आप सिलेक्ट कर लो पूरा। तो इसने क्या किया, पूरा कैरेक्टर अपने आप एक्यूरेटली सिलेक्ट कर लिया। देखो, हमें करने की जरूरत नहीं है, हो गया सिलेक्शन एक क्लिक में, बिल्कुल एक्यूरेटली। यहाँ बालों को देखो आप, कितना बढ़िया सिलेक्ट किया है इसने। नहीं तो ये काम मैनुअल करने में कम से कम 4-5 घंटे चाहिए, और हम करते थे पहले, पूरा पूरा दिन एक एक फोटो पे लगाते थे। चलो, ये हो गया सिलेक्शन। अब क्या करें? अब डिलीट कर दो इन पिक्सल्स को। तो ये बैकग्राउंड रह गया, फोरग्राउंड हट गया। क्यों फोरग्राउंड हट गया? क्योंकि सिलेक्ट फोरग्राउंड हुआ था, मतलब सब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ था, तो डिलीट हो गया। तो हमें अंडू किया। अंडू, हमें सब्जेक्ट डिलीट नहीं करना है, हमें बैकग्राउंड डिलीट करना है। इसका मतलब हमें सिलेक्शन को इन्वर्ट करना है। सेलेक्ट हुआ है सब्जेक्ट, लेकिन हमें सब्जेक्ट डिलीट नहीं करना है, हमें बैकग्राउंड डिलीट करना है। तो सिलेक्शन को इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के लिए कीबोर्ड पे कंट्रोल आई प्रेस करो, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करो। कंट्रोल शिफ्ट आई से वो इन्वर्ट उल्टा हो गया, और अब कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करो, और बैकग्राउंड डिलीट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब बैकग्राउंड डिलीट हुआ, और मैंने कहा ठीक है, अब मैं कल करूँगा ये काम। तो मैंने फोटोशॉप की फाइल सेव कर दी कंप्यूटर में, और फोटोशॉप बंद कर दिया। सब कुछ बंद कर दिया। अब हम कल मिले, और मैंने फिर से फोटोशॉप ओपन किया, और फिर आप में से किसी ने बोला कि वो बैकग्राउंड जो डिलीट किया था ना, हमें डिलीट नहीं करना है, हमें वही बैकग्राउंड अच्छा लग रहा था जो था, वही ले आओ वापस। आप क्लाइंट हो मेरे, और मेरे क्लाइंट ने बोला कि जो आपने बैकग्राउंड डिलीट किया है वो नहीं करो, और बैकग्राउंड वापस ले आओ, हमें नहीं करना डिलीट। अब क्या करूं? अंडू करूं? आप बोलो अंडू कर दो, लेकिन अंडू तो तब होता जब वो सॉफ्टवेयर खुला रहता, हमने तो बंद कर दिया। फिर हम कल मिले, अब तो अंडू भी नहीं होगा। आप कहोगे भाई फोटो दोबारा ले लो, लेकिन अब वो फोटो, क्योंकि क्लाइंट का कंप्यूटर है ना, मतलब मैं जॉब करता हूँ मान लो कहीं पे, तो ऑफिस का कंप्यूटर है, तो फोटो उन्होंने हटा दी उस कंप्यूटर में से। अब ना मेरे पास फोटो ओरिजिनल बची, ना मैं अंडू कर सकता हूँ। लेकिन रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि अब उनको बैकग्राउंड वापस चाहिए, तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं कहूँगा नहीं हो सकता, तो कहेंगे ठीक है, कल से काम पे नहीं आना है। ऐसा ही होता है।
तो अब हमें ये समझना है कि कभी भी ऐसे काम नहीं करना हमें। डिस्ट्रक्ट, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ वर्किंग। हमने क्या किया, फोटो को डिस्ट्रॉय कर दिया। रिजल्ट अचीव भले कर लिया, लेकिन उसको हमने डिस्ट्रॉय करके अचीव किया। कभी भी डिजाइनिंग ऐसे नहीं करते जिसमें डिस्ट्रक्टिव पैटर्न यूज हो रहा हो, हमेशा कॉपी बनाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए था आइडियली, वो फोटो सच में नहीं मिल रही मुझे, कहाँ से ली थी। हाँ, वे मिल गई। तो हमें क्या करना चाहिए था, फोटो ली, सबसे पहले इसका डुप्लीकेट बना लो, कंट्रोल जे। कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट लेयर बन गई, दो लेयर बन गई। अब नीचे वाली लेयर को ऑफ कर दो और दूसरी लेयर पे काम करो जो भी करना है, ताकि आपकी ओरिजिनल इमेज जो है वो सेफ रहे। अगर कल परसों, एक महीने बाद, एक साल बाद भी अगर आपको वापस आके इस फाइल में वो सेम इमेज चाहिए, उसमें कुछ चेंज करना है, तो आपके पास ओरिजिनल इमेज, हम ओरिजिनल लेयर हमेशा एक होनी चाहिए। तो इसलिए हम डुप्लीकेट करके काम करते हैं जब भी कोई इमेज पे काम करते हैं। ठीक है। ओके। अब मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ और फिर से मैं इन्वर्ट सिलेक्शन करता हूँ और फिर से डिलीट कर दिया। बैकग्राउंड हट गया। अब आप में से किसी ने बोला कि बैकग्राउंड वापस लाओ, तो मैं कहूँगा ठीक है। मान लो मैंने बंद कर दिया, अंडू भी नहीं हो सकता, तो मैं कहूँगा ठीक है, हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज है नीचे, लो जी बैकग्राउंड वापस आ गया। अब दो लेयर है, एक लेयर में विद बैकग्राउंड और दूसरी लेयर में विदाउट बैकग्राउंड, दोनों लेयर है। मैं कहूँगा ठीक है, आ गया वापस। अब आपने कहा कि बैकग्राउंड पूरा नहीं हटाओ, सिर्फ ये कर्टेन वाला एरिया डिलीट करो। मैं कहता हूँ चलो ठीक है। तो ओरिजिनल इमेज पे आओ, फिर से डुप्लीकेट करो, ओरिजिनल लेयर को ऑफ करो, सिर्फ कर्टेन को सिलेक्ट करो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कर्टेन को सिलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। तो मैं कहूँगा ठीक है, कर्टेन मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया। लेकिन फिर आपने थोड़ी देर बाद कहा कि नहीं वो वापस ले आओ। अब वो वापस भी नहीं आ सकता। या फिर आपने कहा कि चलो बैकग्राउंड पूरा नहीं हटाना है, आप सिर्फ ना बैकग्राउंड की ओपेसिटी कम करो। तो बैकग्राउंड की ओपेसिटी कैसे कम करें? मैं इस थोड़ा थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, मुझे लग रहा है मुश्किल हो रहा है आपको समझना। मान लो हम इसी पे वापस आते हैं। आपने मेरे से बोला कि ये जो इमेज है जिसपे ब्लू बार है, इसमें आपको एक होल करना है, ब्लू ब्लू बॉक्स पे एक होल करना है। तो होल करने के लिए क्या करें, इरेजर ले लें और इरेजर से इरेज कर दो, तो वो एक होल हो गया। आपने कहा कि ब्लू बार पे दो होल करो, तो मैंने दो होल कर दिया है। और फिर आपने कहा रेड बार पे एक स्क्वायर होल चाहिए, तो स्क्वायर होल के लिए मैं ये सिलेक्शन टूल लेता हूँ, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल और डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर होल हो गया। ग्रीन बार पे हमको स्क्वायर होल चाहिए, तो स्क्वायर ड्रॉ करके डिलीट कर दो। तो ये अलग अलग होल्स होते जा रहे हैं। येलो पे भी कर दो, एक सर्कुलर कर दो येलो पे, तो लो कर दिया। अब आपने कहा
कि ग्रीन का जो होल है उसको भर दो वापस। ग्रीन बार पे जो स्क्वायर होल है, जो हमने कटिंग कर दी, उसको वापस भर दो। तो कैसे भरें? कैसे भरें मायरा बहन, आप ही बोलते जाओ। मेरे को चाहिए, कोई आंसर चाहिए आपसे। भाई जी, नीचे वाला लेयर हम ऑन कर देंगे। नीचे वाला जो लेयर? ग्रीन ग्रीन वाले का जो है, लेयर 4 जो है। नहीं, अभी उसको भूल जाओ, हटा दो। कोई लेयर फोर नहीं है, ये एक इमेज है कंप्लीट। इस पे हमने चेंजेस कर दिए क्लाइंट के हिसाब से। अब सेम मुझे कलर दोबारा फिल करेंगे, चैट बॉक्स में आया है। सेम कलर दोबारा फिल, चलो इस केस में तो कर सकते हैं, भले लो। सेम कलर ले लो और फिल कर दो ब्रश से। हम सेम कलर फिल इसलिए कर पाए क्योंकि पूरा फ्लैट ग्रीन है। हम्म। अगर इसमें ग्रेडियंट होता तो। देखो ये एक इमेज है, ये एक इमेज है। इस पे होल किया, एक होल यहाँ किया, एक होल यहाँ किया, एक होल यहाँ कर दिया। हाँ, अब बताओ। अब मुझे ये सारे होल भरने हैं। भैया, इसकी ओरिजिनल की एक कॉपी रखनी चाहिए थी, जो आपने पहले बोला। चलो ठीक है, लेकिन वो नहीं रखी। आप क्या करें? अंडू भी नहीं कर सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर बंद कर दिया था, फिर से चालू किया। रिस्टोरेशन का कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं। अब आप कहोगे कि ब्रश से पेंट कर दो, अगर आप ब्रश से पेंट भी करोगे तो वो वापस से ग्रेडियंट थोड़ी पेंट होगा, नहीं हो सकता। हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मास्किंग का। मास्किंग, मास्किंग आप, आपको किस किस को पता है मास्किंग? थोड़ा हैंड रेस करो। मास्किंग नहीं पता होगा शायद किसी को भी, क्योंकि कैनवा में होता ही नहीं है। मुझे थोड़ा सा भूला हुआ है, वैसे यूज किया है मैंने फोटोशॉप में। थोड़ा सा रिवाइंड हो जाएगा, आप बताएंगे अभी तो। ठीक। मास्किंग मतलब होता है कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर एक मास्क लगा दो। अब ये जो मास्क है जो हम लगाएंगे, या तो ये मास्क इनविजिबल कर देगा मुझे, या तो कुछ और शो कर देगा। तो ये जो मास्किंग का कॉन्सेप्ट है, ये प्रीमियर प्रो में भी यूज होता है जब आप वीडियो एडिट करते हैं। ये आफ्टर इफेक्ट्स में भी यूज होता है जब आप एनिमेशन या मोशन ग्राफिक्स करते हैं। ये वीएफएक्स इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्किंग मतलब हम किसी भी सब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं विदाउट डिस्ट्रक्टिंग दैट सब्जेक्ट। ओके। तो एक मास्क है, अगर वो मैं पहन लूं तो मैं रहूंगा यहीं पर ही, लेकिन मैं इनविजिबल हो जाऊंगा, मैं दिखाई नहीं दूंगा। ओके। तो ये सेम कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ करेंगे फोटोशॉप में। अब आपने मुझे बोला, मैं अंडू करता हूँ, ये इमेज है। आपने मुझे बोला कि इस पे ना होल करो, तो मैंने एक सर्कल सिलेक्ट किया। आपने मुझे बोला कि यहाँ पे होल करो, लेकिन अब मैं होल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि क्लाइंट ऐसे होते हैं जो जल्दी से फाइनल नहीं करेंगे, वो फिर कल कुछ चेंज लेके आएंगे। ठीक है। जब भी आप डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, आप कहीं किसी के लिए भी आप करें। तो मैं इसमें होल नहीं करूंगा, मैं इस पे मास्क बनाऊंगा। मास्क बनाने से इतना एरिया हाइड हो जाएगा, क्लाइंट को लगेगा इन्होंने होल कर दिया। अच्छा, मास्क कैसे करें?
लेयर पैनल में नीचे आओ। ये एक बटन है मास्क का, लेयर मास्क बोलते हैं इसको। इस पे क्लिक करो। जैसे ही इस पे क्लिक किया तो मास्क बन गया, लेकिन मास्क उल्टा बन गया। जो एरिया सिलेक्टेड था वो दिख रहा है, बाकी सब हट गया। कोई बात नहीं। ये आप ये ब्लैक कलर का बॉक्स देख रहे हैं, थंबनेल बन गया, आइकन बन गया ब्लैक और वाइट। इस पे क्लिक करके इन्वर्ट कर दो। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इन्वर्ट का ऑप्शन है। जैसे इन्वर्ट के उस जगह पे होल दिख रहा है पर होल है नहीं। तो क्या है वहां पे? वहां पे मास्किंग का ब्लैक डेटा है। ब्लैक डेटा, ये देखो, ये मास्क है। दिस इज मास्क उसी लेयर पे। तो मास्क हमको ये बोलता है कि ब्लैक मीन्स ओपेक, वाइट मीन्स ट्रांसपेरेंट। सॉरी, ब्लैक मीन्स ट्रांसपेरेंट, वाइट मीन्स ओपेक। ये आप लिख लो। ब्लैक मीन्स ट्रांसपेरेंट, वाइट मीन्स ओपेक। जहां पे भी ब्लैक डेटा होगा वो जगह ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, और जहां पे भी वाइट डेटा होगा वो जगह ओपेक रहेगी। मतलब वो इमेज दिखेगी जहां पे वाइट डेटा है। अब ये इमेज वैसी की वैसी है। अब इस मास्क पे राइट क्लिक करके अब डिसेबल लेयर मास्क कर दो, तो हमारी इमेज देखो वैसी की वैसी है। इमेज पे कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन मास्किंग की वजह से हमको होल दिख रहा है। अब अगर ये होल शिफ्ट करना है या होल वापस लाना है, होल को भरना है, तो मास्क को डिसेबल कर दो, होल भर गया। इनेबल कर दो, होल दिखने लगा। ये मास्क वाला उठाया कहाँ से था आपने, लिया कहाँ से था टूल? हाँ, ये नीचे लेयर सेलेक्ट करेंगे, नीचे लेयर मास्क का बटन है। ओके। अब इसकी अच्छी बात यह है कि अगर मैं इस लेयर मास्क को मूव करूं तो हमारा पूरा होल मूव होगा। देख रहे हैं आप? जी जी। ये क्या हो रहा है? ये मैं सिर्फ मास्क को मूव कर रहा हूं। ये देखो। तो ये मास्किंग। अब जब भी हमें किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो सेलेक्ट तो हम करेंगे सब्जेक्ट को, हम सिलेक्शन इन्वर्ट भी करेंगे, लेकिन हम डिलीट नहीं करेंगे। हम डिलीट नहीं करेंगे, हम मास्क क्रिएट करेंगे और मास्क इन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये एक मास्क बन गया है। ठीक है, समझ आया? यस ब्रदर, बहुत अच्छे से एप्लीकेशन बेस समझ में आया कि उसको यूज कैसे करना है। हाँ। तो आप सभी इतना प्रैक्टिस करो। मास्किंग देखो, हमने आज लेयरिंग सीखा, मास्किंग सीखा, और ब्रश टूल हमने सीख लिया। और सिंपल मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जल्दी से। जो हमने कल बनाया था पोस्टर, वो बस मास्किंग मूव टूल से मूव कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट टूल यहाँ पे होता है टूल बार में, टाइप करना है तो ये रहा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में। और आप देखेंगे कितनी सारी लेयर्स यूज करी थी इस एक पोस्टर को बनाने के लिए। ये देखो मेरा लेयर पैनल, हर एक चीज अलग अलग लेयर में है। और ये जो फोटो है इसका भी मास्क देखो, ये रहा।
उसका भी मास्क है। ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये वाला, जो बाहर जाते जाते सॉफ्ट हो जा रहा है, इसको भी मास्क किया हुआ है देखो। हमारी ये जो लाइन है, व्हाट यू विल लर्न के नीचे जो लाइन है, ये लाइन भी आप देखेंगे बाहर जाते जाते सॉफ्ट हो रही है, फेदर आ रहा है। वो फेदर क्यों आ पा रहा है? वो मास्किंग की वजह से आ पा रहा है। हर एक स्टेप पे मास्किंग यूज हो रही है। ओके। तो यही बस इतना सा ही टूल्स यूज करके हमने कल का पूरा पोस्टर बनाया है। और आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत हैंडी इजी हो जाएगा। और आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स भी बहुत फास्ट और जल्दी जल्दी बना पाएंगे, और बहुत अच्छे भी बना पाएंगे। कैनवा में इतना इजी मास्किंग नहीं हो पाती है। उसमें भी एक मास्किंग का प्लगइन होता है मैंने सुना है, बट वो मैंने कभी यूज नहीं किया। तो मे बी आप देखना अगर आपको मिले तो। ठीक है जी। ठीक है मायरा बहन। जी ब्रदर, थैंक यू सो मच। अब सभी हम शेयर करेंगे कि इस वर्कशॉप से हमारी क्या लर्निंग रही। और हम जानना चाहेंगे कौन कौन 2 दिन में हम, भाई जी थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ सिखा दिया। हम ये जानना चाहेंगे और लोग कौन कौन इसको प्रोफेशनली भी सीखना चाहेंगे, आगे जाना चाहेंगे विद प्रॉपर हैंड होल्डिंग। तो आज हम वो भी शेयर करना चाहेंगे। इट वुड बी नाइस अगर आप लोग अपने कैमराज भी ऑन कर लें। पहले हम सभी भाई जी को थैंक यू बोलेंगे, प्लीज कैमराज ऑन कर लें जस्ट फॉर अ मिनट। सभी कैमराज ऑन करें। इंशु सिस्टर आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि हम एक बार कैमराज ऑन कर लें जस्ट फॉर अ मिनट। थैंक यू एवरीबडी। मुस्कान सिस्टर, रियल मी, नंदिता सिस्टर, 1 मिनट बस ऑन कर ले। इंशु सिस्टर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। या ले रही हूँ। थैंक यू। तो हम सभी जानना चाहेंगे आप में से कौन कौन इस कोर्स को प्रोफेशनली आगे लेके जाना चाहेंगे। इस कोर्स में कौन कौन आ सकता है जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी हम लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड या कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं अपने टास्क में, हम डेली चीजों में कुछ नवीनता के लिए कुछ सीखना चाहते हैं।